Hello everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science worksheet number 45. Today's topic political parties. राजनीतिक दल टॉपिक को ही आज के वर्कशीट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज इसका डेफिनेशन यानी राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इनके घटक और भारत में राजनीतिक दलों की आवश्यकता, इनके कार्यों इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने दलीय प्रणाली क्या होती है, एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली, इसके बारे में अध्ययन किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रांतीय और राष्ट्रीय दलों में क्या अंतर होता है तथा हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज की वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या हैं और राजनीतिक दलों या पार्टियों में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान है और इस वर्कशीट से दो प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन दो प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न आ सकता है, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, पहला प्रश्न है। और दूसरा जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बन रहा है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए आप अपना सुझाव दीजिए। तो ध्यान से बच्चों, आज की वर्कशीट को हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि आज की वर्कशीट के में दो प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। जैसा कि हम लोग पिछले बार भी इसको स्टडी कर लिए हैं। राजनीतिक दल कानून बनाने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, सरकार चलाने के लिए तथा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, यानी राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता होती है। कुछ चुनौतियां हैं जो राजनीतिक दलों के समक्ष प्रस्तुत हैं। उन चुनौतियों से कैसे निपटे, तो राजनीतिक दल में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो राजनीतिक दल को प्रभावित कर रही हैं। तो उनमें से जो पहली जो चुनौती है, वंशवाद की चुनौती, यानी कोई भी राजनीतिक दल जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग के बीच सिमटी रह जाए, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी पार्टी में एक ही परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाए। पार्टी में कोई अगर योग्य नेता है, कार्यकर्ता है, तो उसकी कोई पूछ नहीं हो और पार्टी एक ही परिवार से चलती हो, तो इसे हम वंशवाद कहते हैं, वंशवाद। और इस वंशवाद चुनौती से भारत की सभी राजनीतिक दल कहीं न कहीं प्रभावित हैं। चाहे हम किसी भी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों में वंशवाद अपना जड़ जमा चुका है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो पंजाब में, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में कहीं भी जो शासन कर रही हैं, वो कहीं न कहीं वंशवाद से ही जुड़ी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि वंशवाद कहीं न कहीं भारत के राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों में एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रही है। तो वंशवाद की चुनौती के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि वंशवाद की चुनौती किस तरह से राजनीतिक दलों के समक्ष प्रस्तुत हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो है, पारदर्शिता का अभाव। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोकतंत्रीय व्यवस्था में पार्टी के आम कार्यकर्ता या छोटे नेताओं से राय नहीं ली जाती और सीधे सीधे क्या होता है
कि शीर्ष जो बड़े स्तर के नेता होते हैं वो अपने अनुसार कार्य तथा मनमानी करते हैं, तो उस ट्रांसपेरेंसी की अभाव होता है, यानी उनकी बातों को विचारों को नहीं सुना जाता। ठीक इसी तरह से देखा जाए तो जिस प्रकार से पारदर्शिता का अभाव किसी भी राजनीतिक दल में होता है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव होता है। इन दोनों पॉइंट्स में कुछ सिमिलरिटी है। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव के अंतर्गत हम देखेंगे होती है, कोई भी राजनीतिक दल होता है लोकतंत्रीय व्यवस्था से चलती है, परंतु बहुमत से पार्टी का निर्णय न लेना, यानी ऊपर के जो बड़े नेता होते हैं वही निर्णय लेते हैं और उसी को पूरे पार्टी को मानना पड़ता है। तो आम कार्यकर्ता जो होता है, जो पार्टी का आम सदस्य होता है, उससे कोई सुझाव नहीं लिया जाता है और बड़े जो नेता होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, वही निर्णय ले लेते हैं और उस पार्टी को पूरा फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में कहीं न कहीं आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पैदा हो रहा है। उसके बाद जो राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज़्यादा इस समय वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो गंभीर चुनौती चल रही है वो है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। यानी भारत की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन सभी में आपराधिक तत्व यानी बाहुबली टाइप के जो नेता होते हैं उनकी एंट्री हो रखी है। और ये नेता कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं, अपने वैचारिक सिद्धांतों को भी न मानते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पार्टी में शामिल कराते हैं और उनसे कहीं न कहीं धन बल और बाहुबल के माध्यम से चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं। तो आपराधिक तत्वों की राजनीति में एंट्री से यानी इनके प्रवेश से राजनीतिक दल कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं और आपराधिक लोगों का राजनीतिक दलों में शामिल होकर टिकट लेना या पैसे से खरीद लेना, फिर वही व्यक्ति जो अपराधी है वो निर्वाचित होकर संसद या विधानसभा में पहुंचकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। यानी जो कानून के नज़र में अपराधी हैं वही व्यक्ति हमारे लिए कानून बनाता है। एक ये गंभीर समस्या है। पिछले लोकसभा का चुनाव देखा जाए, जो लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, उनमें कुल मिला के 2019 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव को देखा जाए, 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल जो 543 सदस्य चुने गए थे, 543 जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, उनमें से लगभग 159 संसद सदस्य आपराधिक मामलों में लिप्त थे। यानी कहीं ना कहीं 159 जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अपराधी प्रवृत्ति के थे। तो ये गंभीर चुनौती आज के भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रस्तुत है। इस पे विचार भी करना चाहिए कि राजनीतिक दलों में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को शामिल न किया जाए। अगला जो राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौती है वो है विकल्पहीनता, यानी सार्थक विकल्प का अभाव। क्या होता है कि इस विकल्पहीनता में जब सभी उम्मीदवार एक ही प्रकार के हो, यानी सभी एक ही जैसे कार्य करें, तो फिर राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत होती है। कह सकते हैं कि जो लोग चुनाव में उम्मीदवार होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक ही समानता होती है और लोगों में जिज्ञासा नहीं होती है कि नहीं जी ये हमारे लिए सही होंगे। 5 साल अगर बीजेपी ने शासन किया, तो जब कांग्रेस का भी एमएलए 5 साल के लिए बनता है तो वो भी ऐसा ही रूल करता है। तो इसलिए लोगों में राजनीतिक दलों के प्रति जो रुचि होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला जो पॉइंट है इस वर्कशीट का वो है राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव। ये बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजनीतिक दलों में सुधार हेतु अपना सुझाव दीजिए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो राजनीतिक दलों के
में सुधार हेतु जो पहला सुझाव है वह है दल बदल कानून सख्त किया जाए। दल बदल कानून को और सख्त करने का काम किया जाए, जिससे क्या हो कि जो एक नेता किसी दूसरी पार्टी में विजयी होने के बाद शामिल ना हो सके। यानी कहने का मतलब यह है कि पैसे की लालच में या मंत्री पद पाने की लालच में कोई नेता अपनी पार्टी बदल लेता है। लोकतंत्र का मूल अर्थ होता है जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, परंतु दल बदल विरोधी कानून के कारण जनता के स्थान पर पार्टी का शासन होने लगा है, जहां व्यक्ति यानी जनता सेकेंडरी हो गई है, गौण हो गई है, और जो दल होते हैं, पार्टी होते हैं, वो प्रमुख हो गए हैं। दल बदल विरोधी जो कानून है भारत में नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है, और इस कानून ने देश में आया राम गया राम की राजनीति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आया राम गया राम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको मैं बता रहा हूँ। राजनीति में ये जो वर्ड है आया राम गया राम बहुत ही प्रसिद्ध है और एक कहावत के रूप में कही जाती है। इसमें क्या हुआ था कि 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। यानी एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज किए थे अपने आर्थिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। अब इस मौका परस्ती की प्रथा को बंद करने के लिए 1985 में 1985 में संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचित जो होता है, कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़कर भागने की जो प्रथा थी उस पर काबू पाया जा सके। बच्चों क्या होता था कि एक पार्टी के लगभग 10-15 विधायक तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मंत्री पद या कोई आर्थिक लाभ पाने के लिए शामिल हो जाते थे और उस पार्टी की जो सरकार होती थी वो गिर जाती थी। अभी आप लोगों ने उदाहरण के तौर पर अभी देखा भारत में, कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में ये दल बदल बहुत ही प्रभावी है। अभी तो यहाँ तक कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी फिर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें क्या हुआ कि लगभग 22 से 23 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा दे दिए, अपने पद से इस्तीफा दे दिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए फिर संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचित जो होता है, कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़कर भागने की जो प्रथा थी उस पर काबू पाया जा सके। बच्चों क्या होता था कि एक पार्टी के लगभग 10-15 विधायक तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मंत्री पद या कोई आर्थिक लाभ पाने के लिए शामिल हो जाते थे और उस पार्टी की जो सरकार होती थी वो गिर जाती थी। अभी आप लोगों ने उदाहरण के तौर पर अभी देखा भारत में, कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में ये दल बदल बहुत ही प्रभावी है। अभी तो यहाँ तक कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी फिर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें क्या हुआ कि लगभग 22 से 23 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा दे दिए, अपने पद से इस्तीफा दे दिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए फिर उनको निर्वाचित करने के लिए फिर से वहां पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में दल बदल कानून को और सख्त बनाया जाए और कठोर बनाया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति आर्थिक लाभ या मंत्री पद पाने के लिए एक दल से दूसरे दल में उसकी अदला बदली न कर सके। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। राजनीतिक दल में बहुत सारे अपराधी अपने बाहुबल की शक्ति के द्वारा, अपने पैसे की शक्ति के द्वारा राजनीतिक दलों में एंट्री पा रहे हैं, प्रवेश पा रहे हैं और कहीं न कहीं वो विधायक और सांसद भी निर्वाचित हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि लोकतंत्र की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कहीं न कहीं ये जो अपराधी होते हैं राजनीति में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देंगे।
तो अपराधियों को राजनीति में प्रवेश पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए और इनके लिए एक नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आ गई है और कहीं ना कहीं इस पर बहुत शानदार काम किया जा रहा है, जिससे अब आने वाले समय में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर कहीं न कहीं अंकुश लगाया जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो, यानी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत समय पर पार्टी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया होती रहे। अब ये नहीं कि कोई भी राजनीतिक दल है वहाँ पर एक जो अध्यक्ष है वो लंबे समय से 20 सालों से अध्यक्ष बना पड़ा है, तो इस तरह से उस राजनीतिक दल में लोकतंत्र का अभाव होता है। तो समय समय पर सांगठनिक यानी संगठन का चुनाव किया जाए। अगला जो मुख्य पॉइंट है वो है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, यानी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी उसमें लाया जाए। ये नहीं कि कोई भी डिसीजन पर्दे के पीछे हो जाए, जो भी डिसीजन लिया जाए, जो भी निर्णय लिया जाए वो आम कार्यकर्ताओं और पार्टी के छोटे नेताओं से भी उनकी राय ली जाए। अगला जो बिंदु है, पॉइंट है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। अगर हम देखते हैं कि जो पंचायत स्तर पर जो आरक्षण है महिलाओं को लेकर 33%, उस क्राइटेरिया को तो फॉलो किया जाता है, लेकिन राज्यों में विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में यह प्रतिशत उतनी मात्रा में प्रभावी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी हम महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं। और यहाँ तक देखा जाए कि हमारे लोकसभा में जो 543 एमपी हैं, उन 543 एमपी में मात्र केवल और केवल 78 मेंबर ही वीमेंस हैं, 78 मेंबर्स ही केवल और केवल महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनुपात बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें पार्टी में, राजनीतिक दलों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे हमारे देश में आधी आबादी को भी उनका उचित अधिकार मिल सके। अगला जो पॉइंट है, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। चुनाव का खर्च जब सरकार उठाने लगेगी, यानी जो चुनावी खर्च होते हैं सरकार द्वारा उसको वहन किया जाए, जितने भी बैनर, पोस्टर, चुनाव प्रचार सामग्री अगर यूज किया जाता है तो उसमें सरकार उसको खर्च उठाए। इससे क्या होगा कि अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है वो कम होगा और चुनाव में सभी लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। ये नहीं कि अमीर है व्यक्ति, जो अमीर उम्मीदवार है वो ज़्यादा पैसा धन खर्च करके चुनाव जीत जाता है और जो गरीब होता है वो चुनाव नहीं जीत पाता है। तो इस प्रकार से चुनाव का जो खर्चा है, सारा खर्चा है, वो सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के वर्कशीट के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो तर्क देना है। उत्तर, अपराधियों के राजनीति में शामिल होने से भारतीय राजनीति के समक्ष चुनौतियां पैदा हो रही हैं। मैं इस कथन से सहमत हूं। और अपने कथन के सहमत के लिए आप पॉइंट दे सकते हैं। पहला पॉइंट है, लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ये अपराधी राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला पॉइंट है, राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, वंशवाद की चुनौती,
आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, राजनीति का अपराधीकरण, धन एवं बल का प्रयोग, सार्थक विकल्प का अभाव। ये रहा भारतीय दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। उत्तर, दल बदल कानून को सख्त किया जाए, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, समय समय पर राजनीतिक पार्टियों में संगठन का चुनाव हो, आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। ये रहे आज के वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।